हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है फिजियोलॉजी पर। फिजियोलॉजी, अभी तक हमने क्या देखा इसमें? तो सबसे पहले हमने बात की थी इसमें सेल के बारे में। सबसे पहले हमने कोशिका देखा, हमने पेशीय तंत्र देखे, कंकाल तंत्र देखा, अस्थि संधियां देखी, हमने ब्लड के बारे में समझा, जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसके बारे में समझा। साथ ही साथ हमने पाचन तंत्र देखे, श्वसन तंत्र देखे, उत्सर्जी तंत्र देखा, तंत्रिका तंत्र के बारे में समझा। इतने सारे टॉपिक अभी तक हमने कवर अप कर लिए हैं। अगर अब देखा जाए तो आपका बहुत कुछ नहीं बच रहा है जो हमें डिस्कस करना है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी, वो उसके बारे में हम आज समझने वाले हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। जो भी आपके प्रमुख प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। आगे की क्लास में हम देखेंगे, अभी हमारा सिर्फ प्रजनन तंत्र बच रहा है, तो हमारी शायद से इसी वीक हमारा ये फिजियोलॉजी समाप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। आपको पता है कि मानव के शरीर में, जैसे जो हम ह्यूमन हैं, हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक आपकी होती है नलिका युक्त और एक होती है आपकी नलिका विहीन। जो नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां ही आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं, और जो नलिका युक्त ग्रंथियां हैं, ये आपकी बाह्य ग्रंथियां कहलाती हैं। अब नलिका युक्त ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती हैं जिनके माध्यम से स्रावित पदार्थ आपके शरीर के अनेकों भागों में या विभिन्न भागों में पहुंचता है। और लार ग्रंथियां, आशुबली ग्रंथियां, यकृत, ये सारी की सारी आपकी नलिका युक्त होती हैं। नलिका युक्त ग्रंथियों को आप बहिर्ग्रंथियां कहते हैं। बस ध्यान रखिएगा, जो नलिका युक्त होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? वो आपकी बाह्य ग्रंथियां होती हैं, और जो नलिका विहीन होती हैं वो आपकी अंतः ग्रंथियां कहलाती हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे इसके बारे में समझें, यानी कि जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा समझें तो क्या आपको नजर आएगा? हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो ये हमारी अंतःस्रावी बहिर्स्रावी मिक्स ग्लैंड है, थोड़ा थोड़ा हम सबसे पहले इनके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम फोकस करेंगे अपने अंतःस्रावी ग्रंथि पर। तो हमारे शरीर का वह तंत्र जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, यह तंत्र हमारे शरीर में रासायनिक नियंत्रण की क्रिया को करता है। तो जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, ये तंत्र हमारे शरीर के रासायनिक जो क्रियाएं हो रही हैं उनका नियंत्रण करता है। मानव शरीर में श्रावण के आधार पर अगर हम बात करें तो जो ये हमारी ग्रंथियां होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं अंतः और एक होती हैं बाह्य। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बाह्य ग्रंथि क्या है। पढ़ेंगे हम दोनों को, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि ये हमारी बाह्य ग्रंथि कौन सी है। तो बाह्य ग्रंथि क्या है? यानी कि ये एक्सोक्राइन है। तो यह नलिका युक्त होती हैं, यानी कि इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं जो अपने श्रावण को नलिका द्वारा किसी अन्य स्थान पर पहुंचाती हैं। यानी कि ये जो ग्रंथियां होती हैं ये नलिका युक्त होती हैं, और जो इनका श्रावण होता है वो इन्हीं नलिकाओं में होता है, और इन्हीं नलिकाओं के माध्यम से शरीर के हमारे अन्य भागों में इनका श्रावण पहुंचता है। आगे क्या है? अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? आप किसे कह सकते हैं कि कौन सा आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है? तो इसमें सबसे पहले आपका लार ग्रंथि आता है।
एक बार बताइएगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च के पाचन में मदद करता है? आपने सुना था, आपने देखा था, आपने पढ़ा था, आपने समझा था कि ये जो हमारा लार होता है, लार में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। और स्टार्च का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट होता है मुख से, और मुख में ही पाया जाता है लार। तो इसी लार में एक एंजाइम पाया जाता है जो कि आपके शरीर में, यानी कि जो आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है, यानी कि जो स्टार्च है, स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। साथ ही साथ जो हमारी श्वेत ग्रंथियां हैं, जो स्तन ग्रंथियां हैं, यकृत हो गए, अश्रु ग्रंथि हो गई, ये सारी की सारी आपकी बहिर्ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक, ये आपके बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। ये आपने देखा बाह्यस्रावी के बारे में। अब अगर हम थोड़ा सा देखें अंतःस्रावी के बारे में, तो ये कौन कौन सी होती हैं, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसी को हमको पढ़ना है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, यह नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, यानी कि इनमें ये ग्रंथियां जो होती हैं ये नलिका विहीन होती हैं, इनमें कोई नलिका वगैरह नहीं होती हैं, जो अपने श्रावण हार्मोन को सीधे रक्त में मिला देते हैं। यानी कि जो आपने देखा, जो हमारी बाह्यस्रावी ग्रंथियां थी, वो क्या कर रही थी, वो नलिका के द्वारा वो श्रावण कर रही थी, नलिका के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा रही थी। लेकिन ये जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये क्या करती हैं, ये अपने श्रावण, यानी कि जो इनका हार्मोन होता है, ये हार्मोन को सीधे ले जाकर ब्लड में पहुंचा देती हैं। और आपको पता है ये जो ब्लड है, ये हमारे पूरे शरीर में दौड़ रहा है, शरीर के विभिन्न अंगों में ये जाता है। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो इसका उदाहरण है पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। ये सारे के सारे आपके होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अभी आपने एक नाम सुना, हार्मोन का स्रावण करती हैं। तो ये जो हार्मोन है, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे जैसे हार्मोन अल्प मात्रा में भी ये कार्यशील होते हैं। हार्मोन का जो संश्लेषण होता है और जो संग्रह होता है, अपनी ही ग्रंथि में होता है, और ये क्रिया करने के तुरंत बाद इसी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है, इसका विनाश भी हो जाता है। अगर अपवाद स्वरूप हम बात करें तो पश्च पीयूष हार्मोन्स का संश्लेषण हाइपोथैलेमस में होता है, और ये संग्रह पश्च पीयूष ग्रंथि में होता है। आप अभी पढ़ेंगे कि जो हमारा पीयूष ग्रंथि है वो 3 पार्ट में बटा होता है। कौन कौन सा? अग्र, मध्य, पश्च। तो अभी आप इन तीनों का नाम भी सुनने वाले हैं। और क्या करता है? तो ये हमारे शरीर के नियमन करता है, शरीर के कार्यों का नियमन करता है, हार्मोन नियमन का भी कार्य करता है। तो ये कई प्रकार के कार्य करता है। ये आपने देखा कि कौन कौन सी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अब हम एक मिक्स ग्लैंड जो हमारी है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। हालांकि आपको पढ़ना इन्हीं दोनों के बारे में है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में ही पढ़ना है। तो जो हमारी मिक्स्ड ग्लैंड हैं, ये क्या हैं? ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों के समान कार्य करती है, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। यानी कि आपको जिसमें अंतः और बाह्य दोनों ही के गुण दिखाई देते हैं, वो आपकी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। अब इसके उदाहरण क्या हैं? तो इसके उदाहरण आपके अग्नाशय हो गए, वृषण हो गया, अंडाशय हो गया, वृक्क हो गया, ये हमारे मिक्स ग्लैंड होती हैं। ठीक, ये अभी आपने क्या समझा? अभी आपने देखा कि आपके अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड में कौन कौन से आते हैं। तो आप यहाँ से सबसे पहले तो उदाहरण ही ध्यान रखिएगा कि कौन सा आपका अंतः है, कौन सा आपका बहिर्स्रावी होता है। ठीक, वैसे आपने अंतः में कई नाम सुने, जैसे आपने देखा पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड,
एड्रिनल और ये आपके थाइमस, ये सारे के सारे हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आते हैं। अब जो हमें चर्चा करनी है वो है हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, मुख्य रूप से हमें उन्हीं को पढ़ना है। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले आप इस फिगर से देख सकते हैं कि कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। यानी कि अभी तो आपने देखा कि कौन कौन सी हैं, लेकिन आप एक बार देख लीजिए कि ये कहाँ कहाँ पर होती हैं। हालांकि जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इनकी स्थिति का जिक्र होगा, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। जैसे जैसे ये जो आपका पीनियल है और आपका ये पीयूष ग्रंथि है, ये कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? मस्तिष्क में। ये रही आपकी थायराइड ग्लैंड और ये रही आपकी पैराथायराइड ग्लैंड। फिर हमने यहाँ पर देखा, ये क्या है? आपका थाइमस है। ये आपका एड्रिनल ग्लैंड है। जब आपने किडनी के बारे में पढ़ा था तभी वहाँ पर आपने देखा था, एड्रिनल के बारे में सुना था। ये रहा आपका अग्नाशय और ये रहा अंडाशय, ये रहा वृषण। ये कुछ प्रमुख ग्रंथियां हैं जिनको आपको देख लेना है। बाकी जब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको फिर से इनकी स्थिति के बारे में अवगत कराया जाएगा। सबसे पहले हम बढ़ते हैं, कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि की तरफ बढ़ते हैं। किधर बढ़ते हैं? पीयूष ग्रंथि की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पीयूष ग्रंथि की, तो पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस सेरिब्री ग्रंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो हमारा पीयूष ग्रंथि है, इसे एक नाम से और जानते हैं। क्या नाम है? तो वो नाम है हाइपोफाइसिस सेरिब्री ग्रंथ। यह ग्रंथि कपाल की फर्श पर सेला टॉर्सिका में अवस्थित होता है। ये आपकी जो ग्रंथि है ये कहाँ पर होती है? तो ये कपाल में, कपाल की फर्श पर सेला टॉर्सिका में अवस्थित होती है। इसका आकार कैसा होता है? तो जो आपकी पीयूष ग्रंथि है इसका आकार सीम के बीज के आकार का होता है। कैसा होता है? तो ये सेम के बीज के आकार का होता है। इसकी संरचना काफी जटिल होती है। अब अगर हम बात करें सेम के बीज के आकार की, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था तो वहां पर हमने किस चीज को बताया था कि इसका आकार सेम के बीज के आकार का होता है। साथ ही साथ ये बताइएगा कि आपने टेक्सटाइल में किस किस रेशे के बारे में सुना था कि इसकी संरचना जो होती है वो कपास के बीज के आकार की होती है, सेम के बीज के आकार की होती है। इसकी संरचना काफी जटिल होती है। पीयूष ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारी पीयूष ग्रंथि है हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब अग्र पीयूष, मध्य पीयूष, पश्च पीयूष, ये तो हम सभी जानते हैं, ये बड़ा आसान भी है, लेकिन इसके आपको नाम को ध्यान रखना है। अग्र मस्तिष्क को यानी कि अग्र पीयूष को हम क्या कहते हैं? जो आपकी अग्र पीयूष ग्रंथि है उसे हम कहते हैं पार्स डिटेलिस। क्या कहते हैं? पार्स डिटेलिस। अगला है आपका मध्यपिंड, इसे हम कहते हैं पार्स इंटरमीडियन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पार्स इंटरमीडियन। लास्ट है आपका पश्च पीयूष, जिसे हम कहते हैं पार्स नर्वोसा। तो ये हमारे पीयूष ग्रंथि के 3 भाग हैं। इन तीनों भागों के नाम आपको ध्यान रखना है। अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो हमें ये बहुत पहले से पता है कि मास्टर ग्लैंड कौन सी है हमारी? यही जो आपकी पीयूष ग्रंथि है, इसी को ही हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह स्वयं शारीरिक क्रियाओं के नियमन के बावजूद कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यविधि का नियमन भी करता है। अगर लक्ष्य ग्रंथि यानी कि जो आपका टारगेट ग्लैंड है, टारगेट ग्लैंड अधिक हार्मोन स्रावित करता है, तो जो आपका पीयूष ग्रंथि है,
पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटरी ट्रैफिक हार्मोन कम मात्रा में निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसी यानी कि जो हमारा पीयूष ग्रंथि है, इसी का नाम ही, इसी को इंग्लिश में पिट्यूटरी बोलते हैं। अब ये जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटरी ट्रैफिक हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। अगर जो आपका टारगेट ग्लैंड है ये अधिक हार्मोन स्रावित करने लगता है, तो जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ट्रैफिक हार्मोन कम मात्रा में निकालता है। इस प्रकार यह विभिन्न अंगों में हार्मोन का संतुलन बनाए रखता है। यानी कि अगर जैसे जो आपका अभी आपने देखा, एक हार्मोन के बारे में बात किया, जो आपका टारगेट ग्लैंड था वो अगर अधिक हार्मोन स्रावित करता है, तो ये आपकी पीयूष ग्रंथि क्या करती है, ये कम हार्मोन स्रावित करती है। क्यों? ताकि बैलेंस हो जाए, ये बैलेंसिंग का काम करती है। ठीक इसी प्रकार से अगर जो आपका टारगेट ग्लैंड है वो कम हार्मोन का स्रावण करती है, तो ये आपकी पिट्यूटरी ट्रैफिक हार्मोन अधिक मात्रा में निकालने लगती है। यानी कि अगर इसको बैलेंस करना है तो क्या, अगर कोई चीज़ कम है तो उसको अधिक, इसे खुद से अधिक करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ अधिक है तो इसकी अपनी वाली जो अपना हार्मोन निकालता है उसको कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये दोनों के बीच में संतुलन बनाने का कार्य करता है और हार्मोन की कमी को दूर करती है, और साथ ही साथ ये जो है संतुलन को बनाए रखने का कार्य करती है। तो जो आपकी ये पीयूष ग्रंथि है, ये क्या करती है, ये हार्मोन्स के बीच में संतुलन बनाने का कार्य करती है। ठीक, इसके आगे अगर हम थोड़ा सा समझें तो क्या है, इस प्रकार से ये अन्य जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता का नियमन करती है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को आर्केस्ट्रा कहते हैं, और जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस को अंतःस्रावी आर्केस्ट्रा की रानी भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को आर्केस्ट्रा के नाम से जानते हैं। और अगर वहीं बात करें हम हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस को अंतःस्रावी आर्केस्ट्रा की रानी कहते हैं। अब ये हमने देख लिया जो हमारा पीयूष ग्रंथि है। अब लेकिन क्या इतने से ही हो जाएगा काम? नहीं। अब हमें जो इसके पार्ट हैं, यानी कि जो आपका डिस्टेलिस है, जो आपका इंटरमीडियन है, जो आपका नर्वोसा है, इन तीनों के बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें अग्र पीयूष की, इसके बारे में भी कुछ बातें समझनी है। जैसे अग्र पीयूष, जो ये अग्र पीयूष है, अग्र पीयूष सबसे बड़ा पिंड होता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका जो अग्र पीयूष है ये सबसे बड़ा पिंड होता है। इसकी कोशिकाएं अंडाकार बहुभुजीय होती हैं। जो हमारा ये अग्र पीयूष है, ये तो ये सबसे बड़ा पिंड है। दूसरा, इसकी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं अंडाकार बहुभुजीय होती हैं। यह कोशिकाएं भिन्न भिन्न श्रेणी के हार्मोन का स्रावण करती हैं। इसमें से आपको कई प्रकार के जो हार्मोन हैं उनका स्राव देखने को मिलेगा। ये जो हमारा अग्र पीयूष है, ये जो आपका अगर अग्र पीयूष बोले यानी कि जो आपका पार्स डिस्टेलिस है, ये क्या करता है, तो इसे आप एक नाम से और जानते हैं। अग्र पीयूष को एड्रिनोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। इसके 3 नाम हो गए। क्या? एक तो हो गया आपका अग्र पीयूष, दूसरा अभी आपने देखा कि इसे हम कहते हैं पार्स डिस्टेलिस। तीसरा ये हो गया कि इसका तीसरा नाम जो है वो है एड्रिनोहाइपोफाइसिस। ठीक, ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ये जो आपकी हाइपोफाइसिस है यानी कि एड्रिनोहाइपोफाइसिस है, ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडोफिलिक कोशिका की। अब ये एसिडोफिलिक कोशिका क्या है? तो जो ये एसिडोफिलिक कोशिका है, ये आपका अगर बात करें तो ये कोशिकीय
अम्लीय रंगों में रंगा जाता है। ये कोशिकाएं जो होती हैं इनको हम अम्लीय रंग में रंगते हैं। ठीक, इस नाम को भी आप ध्यान रखिएगा कि किसमें, अम्लीय में इसको रंगा जाता है। लेकिन याद करने वाली चीज क्या है, ये तो अम्लीय क्षारीय हमें ध्यान ही रखना है जो भी, लेकिन इसमें से जो हार्मोन निकल रहे हैं आपको उनका ध्यान रखना है। पहला है आपका, यह सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन तथा प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावण करता है। अगर आपसे पूछा जाए एसटीएच यानी कि सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे कि एसटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है, तो वो होता है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन होता है, जहाँ जो कौन स्रावित करता है, तो ये आपकी एसिडोफिलिक कोशिकाएं इसका स्रावण करती हैं। साथ ही साथ प्रोलैक्टिन हार्मोन का भी स्रावण होता है। अगला जो है आपका, ये तो आपने क्या देखा, एसिडोफिलिक कोशिकाएं देखी, दूसरे हैं आपके बेसोफिलिक और तीसरों हैं आपके न्यूट्रोफिलिक। अब भाई हमने आपको क्या देखा, एसिडोफिलिक के बारे में देखा। अब हम थोड़ी सी अगर बात करें तो वो है आपका बेसोफिलिक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं क्षारीय रंगों द्वारा अभिरंजित की जाती हैं। इसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। इसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इसके द्वारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावण होता है। अब इसके जो ये आपको दिया गया है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये 3 प्रकार के हार्मोन का स्रावण करता है। कौन करता है, तो वो करता है आपका बेसोफिलिक कोशिकाएं करती हैं। और तीसरी वाली जो कोशिका है आपकी, वो है न्यूट्रोफिलिक कोशिका। अब ये जो न्यूट्रोफिलिक कोशिका है, इनकी कोशिकाएं किसी भी प्रकार के रंग से रंगी नहीं जाती हैं, ये एक प्रकार से उदासीन होती हैं। इसमें से जो स्रावित होने वाला हार्मोन है वो कौन कौन सा है, तो वो आपका है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक यानी कि एडनिको ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। दूसरा है आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन 2 प्रकार के जो हार्मोन होते हैं उनका स्रावण करता है। ये जो अभी अभी आपने देखा, 2 ऊपर वाले में देखा, 3 बीच वाले में देखा यानी कि बेसोफिल्स में देखा, 2 आपने देखा न्यूट्रोफिलिक में आपने देखा कि ये हार्मोन का स्रावण कर रहे हैं। अब जरा हम ये समझें कि ये जो हार्मोन है हमारे, आपने तो पहले देख लिया कि कहाँ कहाँ से हो रहा है। अब जरा हम इन हार्मोन्स के कार्यों के बारे में भी चर्चा करते हैं कि ये हार्मोन करते क्या हैं, क्यों होते हैं, ये क्या करते हैं स्राव करके। अगर हम सबसे पहले बात करें सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन की, अगर बात की जाए सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन की, तो इसे आप वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, ये आपका वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें ये क्या करता है, तो ये वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण एडेनोहाइपोफाइसिस के द्वारा होता है। और एडेनोहाइपोफाइसिस किसका नाम है, तो एडेनोहाइपोफाइसिस नाम है हमारे अग्रपीयूष का। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, अग्रपीयूष के द्वारा हो रहा है। यह हमारे अस्थियों, मांसपेशियों और अन्य अंगों की वृद्धि भी करता है। कभी कभी ये स्थानीय वृद्धि भी आपको दिखाई देती है, जिसमें जो कपाल हो गए, जबड़े हो गए और अस्थियों की लंबाई हो गई, इनके ये अपने अनुपात से अपेक्षाकृत कहीं अधिक हो जाते हैं। तो इसके अत्यधिक स्राव से, इसके अगर हम बात करें, ये जो आपका सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन है, अगर इसका अत्यधिक स्राव होगा तो इसके अत्यधिक स्राव से किशोरों में भीमकाय शरीर की उत्पत्ति हो जाती है।
भीमकाय शरीर की उत्पत्ति हो जाती है किसकी, यानी कि जो किशोर हैं उनके शरीर में क्या होता है, उनका शरीर भीमकाय हो जाता है। भीमकाय मतलब जो बिल्कुल मोटा चौड़ा, ऐसे व्यक्ति को हम भीमकाय कहते हैं। ऐसे व्यक्ति में ग्लाइकोसूरिया तथा हाइपरग्लाइसेमिया नामक बीमारी हो जाती है। अब एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये जो ग्लाइसूरिया है, ग्लाइसूरिया को हम क्या कहते हैं, या किसकी बढ़ी हुई मात्रा, घटी हुई मात्रा ग्लाइकोसूरिया कहलाती है, और हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि ये किसकी बढ़ी हुई या घटी हुई मात्रा होती है। अगर किसी व्यक्ति में ये हार्मोन अधिक स्रावित होता है तो उस व्यक्ति को ग्लाइकोसूरिया और हाइपरग्लाइसेमिया होने का मतलब ये हाइपरग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है। वृद्धि हार्मोन के अल्पश्रावण से अगर किसी व्यक्ति में कोई व्यक्ति है, ये तो आपने देखा कि अगर ये इस जो हार्मोन है इसका स्रावण अधिक हो रहा है तो क्या होगा, इसके स्रावण अधिक से व्यक्ति भीमकाय हो जाएगा। भीमकाय तो अगर ये जो है अल्प श्रावण होगा तब भी तो कुछ नुकसान होगा। अगर ये हार्मोन अल्प मात्रा में स्रावित होगा तो व्यक्ति क्या होगा, बवना हो जाएगा। उसकी जो हड्डी हैं, मांसपेशियां हैं, उसके जो संयोजी ऊतक हैं, शरीर के अंग हैं, ये इनका पूर्ण रूप से विकास नहीं होगा। व्यक्ति क्या होगा, उसके पैर के भी कद छोटे होंगे। ये व्यक्ति क्या होते हैं, ये बौने हो जाते हैं। बौने व्यक्ति को आपने देखा ही होगा। तो अगर इनका कम मात्रा में श्रावण हो रहा है तो व्यक्ति के बौना होने की स्थिति आ जाती है, व्यक्ति बौना हो जाता है। ये तो आपने देखा कौन सा हार्मोन, आपने देखा सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। अगर अब हम दूसरे हार्मोन की बात करें तो एक हार्मोन आपने और पढ़ा था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन था, तो आपको पता है कि ये हम जो हार्मोन पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे हमारे किसके हार्मोन हैं, ये हमारे सारे के सारे अग्र ग्रंथि के हार्मोन होते हैं। अब ये हार्मोन जो होते हैं, ये हार्मोन का संश्लेषण भी एड्रिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा होता है और ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि के विकास और क्रिया को प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन और थायरोसिन का स्राव होता है। ये जो पोषण में आपके सहायता करते हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड है हमारी, थायराइड ग्लैंड से आपकी दो हार्मोन निकलते हैं। एक तो आपका थायरॉक्सिन निकलता है, दूसरा आपका ट्रायोडोथायरोनिन निकलता है। ये दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं जो कि व्यक्ति के पोषण में सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये आपने दूसरे हार्मोन के बारे में समझा। अब अगर हम तीसरे हार्मोन की बात करें तो तीसरा हार्मोन कौन था, तीसरा हार्मोन था आपका एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। क्या था आपका, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के क्रोमोफोब कोशिका से स्रावित होता है और तथा स्टेरॉइड श्रेणी का होता है। ये हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को उत्तेजित करते हैं जिससे रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल है और स्टेरॉइड का सांद्रण बढ़ जाता है। अभी आप एड्रिनल 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 सुन रहे हैं, आगे चलकर आप इसका नाम इस ग्रंथि के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये हार्मोन करता क्या है, तो ये हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को उत्तेजित करने का कार्य करता है। जो हमारा चौथा हार्मोन है वो कौन सा है, वो है आपका गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। अब ये गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन क्या करता है, तो ये जो गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन होता है ये दो प्रकार का होता है जो कि स्त्री और पुरुष दोनों में पाया जाता है।
अब ये जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, ये हार्मोन जो होता है अग्रपीयूष से निकलता है। ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन हम पढ़ रहे हैं, ये अभी अग्रभाग से स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो ये आपके अग्रभाग से निकलता है। ये आपके जननेंद्रियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ये आप पुरुष और स्त्री दोनों में ही पाया जाता है। अगर बात करें, ये पहला हार्मोन कौन सा है? आपने देखा कि क्या पाया जाता है, 2 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है, जिसमें पहला हार्मोन क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है? ये है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक, FSH। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यह हार्मोन स्त्रियों के अंडाशय में अंड जनन का नियमन करता है। इसी हार्मोन के स्राव से ग्राफियन पुटिका, यानी कि जो पुटिका का मतलब क्या हो गया, ये जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन पुटिका की वृद्धि और विकास होता है। अब ग्राफियन पुटिका से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है, जो प्रजनन अंगों तथा लैंगिक लक्षणों का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण हो रहा है, ये किसके द्वारा होता है? तो ये स्त्री के द्वारा होता है, स्त्री प्रजनन अंग के द्वारा होता है। अगर बात करें हम पुरुषों में, ये जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यह पुरुषों के वृषण में यह हार्मोन शुक्र जनन का नियमन करता है। स्त्रियों में क्या करता है? तो स्त्रियों के अंडाशय में अंड जनन का नियमन करता है, और पुरुषों के वृषण में हार्मोन शुक्र जनन का नियमन करता है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु बनते हैं, ठीक। ये आपने देखा कि ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो स्त्री में और पुरुष में कहाँ स्रावित होता है और क्या करता है। अगर हम अगले की बात करें, तो एक हार्मोन और है जो स्रावित होता है। क्या है वो? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है? तो इस श्रावण के द्वारा भी जनन क्रिया का नियमन होता है। कहने का मतलब, जो आपका ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, ये जनन क्रिया का नियमन करता है। इससे जो दोनों हमारे हार्मोन निकलते हैं, दोनों के दोनों ही जनन क्रिया का नियमन करते हैं। यह स्त्री के कार्पस लुटियम को प्रभावित करता है। कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। अभी आपने जो पहले देखा था, जो आपका ये था ग्राफियन पुटिका, तो ग्राफियन पुटिका से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण हो रहा था। अगर हम बात करें कार्पस लुटियम से, तो कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। ये हार्मोन सगर्भता, यानी कि प्रेगनेंसी के विकास के लिए आवश्यक होता है। अगर हम बात करें इस हार्मोन की पुरुषों में, तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये पुरुष के वृषण को प्रभावित करता है, और पुरुष में इस हार्मोन को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। यह वृषण की इंटरस्टिशियल या लेडिंग कोशिका द्वारा एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। यहाँ पर कौन सा हार्मोन निकल रहा है? तो वो निकल रहा है एंड्रोजन। यहाँ पर आपने 3 हार्मोन के नाम सुने, तो स्त्रियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और पुरुष में एंड्रोजन हार्मोन का नाम आपने सुना, जो कि ये जो हार्मोन है, ये जो एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण हो रहा है, ये हार्मोन पुरुष में सहायक प्रजनन अंगों और लैंगिक लक्षणों का नियमन करने का कार्य करता है, ठीक। ये आपने अभी तक समझा, जो हमारे अग्रभाग थे, जो भी ये हार्मोन का स्रावण कर रहे थे, आपने उनको समझा, और ये हार्मोन निकल रहे थे, इन हार्मोन्स के कार्यों को भी आपने समझा। अब हम बात कर लेते हैं मध्य पिंड की। तो ये जो मध्य पिंड है, यानी कि जो इंटरमीडिएट लॉब्स है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, जानते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। जो पीयूष ग्रंथि के मध्य पिंड को
मध्य पिंड को एडेनोफाइसिस कहा जाता है। इसे आप क्या कहते हैं? एडेनोफाइसिस के नाम से जानते हैं। ये अत्यंत छोटी तथा पीयूष ग्रंथि के अग्र एवं पश्च के मध्य में अवस्थित होता है। इस पिंड को कोशिकाएं मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावण करती हैं, जो त्वचा में स्थित मेलानोफोर्स के रंग कणों की गतिविधियों का नियमन करते हैं। बस इसमें एक नाम आपको ध्यान रखना है, क्या कि जो इस पिंड की यानी कि जो मध्य पिंड की कोशिकाएं हैं, मध्य पिंड की कोशिकाएं मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावण करती हैं। ठीक, अब ये आपने देखा मध्य में कुछ ज्यादा नहीं ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका है पश्च पीयूष ग्रंथि। क्या है? पश्च पीयूष ग्रंथि। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको दो हार्मोन के बारे में अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पश्च पीयूष ग्रंथि क्या है, यानी कि जो पश्च पीयूष ग्रंथि है, पश्च पीयूष ग्रंथि को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ये जो आपको साथ में नाम दिए जाते हैं, जैसे जैसे आपने जो मध्य पिंड देखा तो इसमें देखा एडिनोफाइसिस। जब आपने अग्रपिंड की बात की थी, यानी कि अग्रभाग की बात की थी, तो आपने सुना था कि इसे एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। तो उसी तरह से जो आपका पश्च भाग है, उसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। यह तंत्रिकीय ऊतका का बना होता है। इसमें पिट्यूसाइटस नामक कोशिकाएं और न्यूरोसेक्रेटरी केंद्र के न्यूरॉन्स के अक्ष स्थित होते हैं। पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि में किसी भी प्रकार का कोई भी हार्मोन स्रावित नहीं होता है। ये जो आपका पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का कोई भी हार्मोन स्रावित नहीं होता है, बल्कि इसमें हाइपोथैलेमस से आए हुए हार्मोन का संग्रह और मुक्त होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हार्मोन स्रावित नहीं होता है। पश्च पीयूष ग्रंथि में हाइपोफाइसिस पोर्टल सिस्टम द्वारा हार्मोन लाए जाते हैं। अब ये जो हार्मोन लाए जाते हैं वो होते कौन हैं? तो ये आपके जो लाए गए हार्मोन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका वैसोप्रेसिन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। हालांकि ये दोनों ही नाम आपने सुने होंगे। अगर वैसोप्रेसिन का नाम नहीं सुना है आपने, तो आपने लेकिन ये जो हमारा ऑक्सीटोसिन है, ये आपने कई बार सुना होगा। इसे हम कभी कभी दुग्ध हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें वैसोप्रेसिन की, ये जो वैसोप्रेसिन है, इसे एंटीडाईयूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ये जो हमारा वैसोप्रेसिन है, इसे हम एंटीडाईयूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यह हार्मोन पॉलीपेप्टाइड प्रकृति के होते हैं। ये जो आपके वैसोप्रेसिन होते हैं, ये किस तरह के होते हैं? तो ये हार्मोन पॉलीपेप्टाइड प्रकृति के होते हैं। इसके मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं। अब वो होते कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कार्य इसका होता है रक्तचाप को बढ़ाना। क्या है? रक्तचाप को बढ़ाना। दूसरा है सोडियम आयन का रिटेंशन करना, जिससे पेशाब की मात्रा में कमी हो जाती है, तथा जो वृक्कों द्वारा जल के पुनः अवशोषण करने की ये जो क्रिया है उसका भी नियमन होता है। तो पहला कार्य क्या है? रक्तचाप को बढ़ाना। दूसरा है सोडियम आयन का रिटेंशन करना, जिससे जो यूरिन की मात्रा है वो कमी हो जाए और वृक्क के द्वारा जो जल लाए गए हैं उनका पुनः अवशोषण करने की क्रिया का नियमन करना। दूसरा जो हमारा हार्मोन लाया गया है, उसकी अगर हम बात करें तो वो करता क्या है? तो ये वो है पहला, यानी कि दूसरा है वो, एक तो उसका ऑक्सीटोसिन नाम है। दूसरा, यह हार्मोन गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है तथा प्रसव के बाद रक्तस्राव को कम करने में मदद भी करता है। यानी कि ये जो डिलीवरी के बाद जो रक्तस्राव है उसको कम करने में मदद करता है। यह स्तनों में
यह स्तनों में स्थित दूध को स्तन से बाहर निकालने के लिए उत्तेजित भी करता है। तो ये था जो पश्च पीयूष ग्रंथि में जो हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा लाए जाते हैं, ये हाइपोथैलेमस सिस्टम के द्वारा लाए जाते हैं, ये उनका कौन-कौन से हार्मोन है, तो वो वैसोप्रेसिन है, ऑक्सीटोसिन है। वैसोप्रेसिन क्या करता है? तो ये 2 कार्य करता है, रक्तचाप को बढ़ाने का और सोडियम आयन का रिटेंशन करता है। जो ऑक्सीटोसिन है, ये ऑक्सीटोसिन ये गर्भाशय की जो मांसपेशियाँ हैं उसमें संकुचन पैदा करता है। डिलीवरी के बाद ब्लड जो बहता है उसको रोकने का कार्य करता है, कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ स्तनों में स्थित जो दूध है उसको स्तन से बाहर निकालने की क्रिया को भी उत्तेजित करता है। तो ये कुछ मुख्य कार्य थे ऑक्सीटोसिन के। उम्मीद है कि आपने पीयूष ग्रंथि को अच्छे से समझा होगा। आपने इसमें जितने भी हार्मोन हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आपसे अलग-अलग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये एक बार नहीं कई बार, जैसे आपने ऑक्सीटोसिन का नाम ये जो आपने एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा, जो आपने हालाँकि पढ़ेंगे, ये जो आपने एस्ट्रोजन हार्मोन पढ़ा, एंड्रोजन हार्मोन पढ़ा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पढ़ा, ये सारे के सारे ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन गया, ये सारे के सारे हार्मोन आपसे पूछे जाते हैं, एक बार नहीं ये बार-बार पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर शायद थोड़ा छोटा ही होगा लेकिन ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि शुरू से लेकर आपने आखिरी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्मोन का नाम पढ़ा है और उसी हार्मोन के कार्य को पढ़ा है, जो कि आपको ध्यान रखने हैं कि कौन-सा हार्मोन किस भाग से निकल रहा है, किस भाग से नहीं निकल रहा है, उसका क्या कार्य है, ठीक? तो ये थे हमारे पूरे पीयूष ग्रंथि, जो कि आज हमने अंतःस्रावी ग्रंथि की अपनी पहली ग्रंथि पढ़ी है। हालाँकि इसे हम पहली, दूसरी ऐसा नाम नहीं दे सकते हैं। हमने एक आज ग्रंथि के बारे में पढ़ा जिसका नाम था पीयूष ग्रंथि। आप इतनी मेहनत के बावजूद आप क्लास को ना ही शेयर करते हैं, ना तो लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। कमेंट तो दूरों दूर तक नज़र नहीं आता है। क्या बात है? क्या आपको इसकी आवश्यकता नहीं है? या ये मतलब आपके काम का नहीं लगता है? क्या आपको लगता है? अगर नहीं, मतलब जैसे जब आप लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे भी अंदर से उत्साह होती है कि मैं आपके लिए कुछ करूँ, थोड़ी-सी मेहनत करूँ। लेकिन जब देखती हूँ ना तो व्यू आ रहे हैं, ना तो लाइक हो रहा है, ना ही सब्सक्राइब हो रहा है, तो ऐसे अंदर से ना मन टूटता है, मतलब इच्छा नहीं होती है कि आपके लिए इतनी मेहनत की जाए। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, समझ में आती हैं, चीज़ें काम की लगती हैं, तो लाइक करना आपका बनता है। एक लाइक तो बनता ही है। एक बार शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगता है, काम का लगता है, यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको मिलते हैं, आपके काम के लगते हैं, तो आपको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना चाहिए। बाकी ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप करेंगे ही, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं ज़बरदस्ती तो करवा नहीं सकती हूँ। चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बात ही नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।